प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th भूगोल का पाठ नंबर 4। तो ये जो हमारा पाठ नंबर 4 है दोस्तों, इसका नाम क्या है? बाह्य प्रक्रिया भाग 2। भाग 1 हमने कहाँ पर पढ़ा था? पाठ नंबर 3 में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारी चट्टानें होती है उनका किस प्रकार से अपक्षरण होता है, मतलब कैसे वो वेदर्ड हो जाती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बढ़ती है, ये हमने देखा था पार्ट नंबर 3 में। अब यहाँ पर हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो देखिएगा, जैसे वो जो अपक्षरण हो रहा है हमारे पत्थरों का, भूमि का, है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि पूरा वहां पे जो मिट्टी है ना, उस प्रकार से वो पूरी मतलब संचित हो जाती है। तो अब देखिएगा, ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, खनन कार्य से बनी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, वो अनेक कारकों द्वारा बहा करके लेकर के दूसरी जगह पे जाया जाता है, उसको कारकों के द्वारा। और ये जो कारक है ना, कारक की गति मंद होने पर क्या होता है, उसका निक्षेपण होता है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि क्या होता है निक्षेपण, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, बस अभी आप इसका इंट्रोडक्शन देखो। निक्षेपण होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए यहाँ पे नदी बहती हुई जा रही है, ये पानी बहते हुए जा रहा है, यहाँ पे सेडिमेंट्स वो अपने साथ बहा करके लेकर के जा रहे हैं, तो जब तक ढलान रहेगी तब तक तो ये अपने साथ उसको खींचेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अब ढलान खत्म हो गया, तो क्या करेगी नदी? अब धीरे धीरे करके बह रही है, इसका बहाव जब तेज था तो इन सभी को लेकर के आई, लेकिन अब बहाव इसका कम हो गया है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ साथ जो आने वाले वो जो सेडिमेंट्स थे ना, वो यहीं पर इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसे करके वो छोड़ती हुई जाएंगी, तो इसको कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, तो इस पद्धति से क्या होता है कि बहता हुआ पानी और फिर हिमानी, हिमानी मतलब ग्लेशियर्स, बहता हुआ पानी यानी कि नदी की बात की जा रही है, फिर पवन, सागर की लहरें और भूजल, ये सभी कारक जो हैं, ये कौन कौन से काम करते हैं? तो अपक्षरण का, वहन का और निक्षेपण, ये सब कार्य करते हैं। ठीक है, तो हर एक कारक के बारे में हम समझने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। पहले हम नदी के बारे में देखेंगे, फिर और भी हिमानी, पवन, सागर की लहरें और ये भूजल, भूजल भी ये सब कुछ काम करती है, तो उसको हम देखेंगे। और इसके कारण क्या होता है कि भूपटल पर निरंतर जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं और नए नए भूरूप तैयार होते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकरण में हम कुछ भूरूपों की बात करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं नदी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी हमारा पहला कारक क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? नदी। तो इस पूरे लेक्चर में हम नदी की ही बातें समझने वाले हैं। तो नदी का कार्य और भूस्वरूप, यानी जो नदी है उसका कार्य और उसके कारण कौन सा भूस्वरूप निर्मित होता है, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि नदी जो है वो कैसे बनती है, किसको हम नदी कहेंगे? कोई भी बहता पानी है, हमने ग्लास से एक गिलास पानी ऐसे बहा दिया, क्या हम उसको नदी कहेंगे? नहीं बच्चों, उसको नदी नहीं कहेंगे। तो फिर नदी हम किसको कहते हैं? देखो, जैसे कि बारिश हुई, तो मान लीजिए ये पहाड़ वगैरह है, इधर से एक पहाड़ है, ठीक है, और भी इधर से एक पहाड़ है, तो हुआ क्या, अब बारिश की बूंदे यहाँ पे पड़ रही है, तो बारिश का पानी जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके, मान लीजिए यहाँ पे गड्ढा है, होल है, इधर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ढलान है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पृथ्वी में होता है, जो ऊपर वाली चीजों को नीचे खींचने की कोशिश करता है। तो गुरुत्वीय बल के कारण जब ये नीचे की तरफ ऐसे लुढ़कते लुढ़कते आएंगे, ये जल प्रवाह यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर इधर पहाड़ी से जल प्रवाह इधर निकलते हुए आ रहे हैं, फिर इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, है ना, अनेक जल प्रवाह जब आ करके क्या करते हैं, एक ही में ऐसे करके मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, थोड़ा लंबा बन जाएगा, थोड़ा ज्यादा यहाँ पे जल प्रवाह बन जाएगा। ठीक है, तो इस एकत्रित हुए जल प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, मतलब यहीं से नदी की निर्मित होती है। फिर ये एक साथ मिलकर के बहेंगे 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 और ऐसे करके बहते जाएंगे, फिर ये फाइनली जाकर के हमारे महासागर में मिल जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? नदी कहते हैं। ठीक है, देखो, प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है और स्वयं अपना मार्ग बनाता है। उसको कहाँ पे जाना है? वो खुद जहां पर ढलान रहेगी वो उधर जाएगा ना। ठीक है, और इसे जल प्रवाह कहते हैं। ऐसे अनेक जल प्रवाह एकत्रित आने पर नदी की निर्मित हो जाती है। ठीक है, आइए अब देखेंगे यहाँ पर कि भूप्रदेश की ढलान, चट्टान का प्रकार, नदी से बहने वाले पानी की मात्रा और गति, प्रवाह की लंबाई, नदी की जलोढ़ मिट्टी की मात्रा आदि घटकों पर नदी का खनन, वहन और निक्षेपण कार्य निर्भर करता है। यानी कि ये जो नदी के दूसरे जो कार्य है, जैसे कि खनन, नदी खनन करती है, इरोजन करती है, फिर वहन करती है, निक्षेपण करती है, ये सब कुछ क्या है आपको बताती हूँ। देखो, पहले हम खनन की बात करेंगे। खनन का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो नदी ऐसे गाना गाते हुए बहती हुई जा रही है, मस्त, ठीक है, लेकिन अब बीच में यहाँ पे मान लीजिए कोई पत्थर, अब इसका बहाव क्या है, काफी तेज है, तो मान लीजिए यहाँ पर अपने जो तट है उनको तोड़ती हुई जाएगी, तोड़ती फूटती हुई जाएगी, फिर अपने साथ ये सेडिमेंट्स बहा करके लेकर के जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वहन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इसने इसको तोड़ा, खनन तो किया, फिर वो अपने साथ बहा करके लेकर के जा रहे हैं ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन हो जाएगा। फिर देखो, नदी की गति मान लीजिए यहाँ पर आकर के धीमी हो गई, तो जब धीमी होगी तो क्या करेगा, अपने साथ इतने जो ये बहा करके लेकर के आया है पत्थर का टुकड़ा, वो यहीं पे छोड़ते हुए आगे बहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो ये जो तीनों कार्य है ना, खनन, वहन और निक्षेपण नदी के, वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं?
तो भूप्रदेश की ढलान कैसी है, अगर ज्यादा ढलान रहेगी तो एकदम नीचे वाले तल में आपको नदी का निक्षेपण दिखाई देगा, अगर कम ढलान रही तो ऊपर वाले हिस्से में ही दिखाई दे देगा। फिर चट्टान का प्रकार कैसा है, नदी से बहने वाले पानी की मात्रा और गति कैसी है, प्रवाह की लंबाई, नदी की जलोढ़ मिट्टी की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो ये सब इसके ऊपर मतलब इन सारी चीजों के ऊपर ये निर्भर करता है खनन वहन और निक्षेपण का कार्य, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं प्यारे बच्चों नदी का खनन कार्य। पहले हम खनन कार्य समझेंगे, फिर उसके बाद वहन और उसके बाद निक्षेपण कार्य, ठीक है। आइए पहले नदी का खनन कार्य देख लेते हैं। तो नदी का उद्गम कहाँ से होता है, समुद्र की मतलब समुद्र से सबसे ऊंचाई वाली जो जगह होती है वहां से होता है, जैसे पहाड़ों से ही होता है ना नदी का उद्गम, तो वहां से ये नदी का उद्गम होता है। वहां नदी तेज गति से बहती है, जैसे मैं आपको बताऊं, अब समझते रहना, विजुअलाइज करना। ये हमारा पर्वत है, अब यहाँ से नदी बहती हुई ऐसे करके आ रही है, गाना गाते हुए बहते 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 आ रही है। अब जब ये स्टार्टिंग में नदी बह करके आएगी ना, तो इसकी गति कैसी होती है भाई, तेज होती है, ठीक है। ये इसकी गति क्या है, क्योंकि ढलानों पर से आ रही है तो इसकी गति तेज होती है। और नदी के तेज के प्रवाह के कारण क्या होता है, उसकी रेत पत्थर कंकड़ इनके कारण और उसी प्रकार उससे आकर मिलने वाले उप प्रवाहों के कारण नदी की सतह और किनारों का खनन होता है। कहने का मतलब क्या है, देखो भाई, ये हमारी नदी गुनगुनाते हुए आ रही है, अब इसकी स्पीड काफी तेज है, स्पीड तेज होने की वजह से क्या होगा, अपने किनारों का या फिर इसमें जो कंकड़ पत्थर रहेंगे सबको वो अपने साथ घसीटती हुई लेकर के आएगी, काफी तेज है। और बीच में क्या होता है ना, इसी में आकर के इसके जो ये उप प्रवाह है वो भी आकर के मिल जाते हैं, देखो मतलब इसके ट्रिब्यूटरीज वो भी आकर के ऐसे ऐसे करके, इधर से भी एक नदी आ रही है वो आकर के मिल जाती है। और इन सभी के कारण क्या होता है कि जो खनन का कार्य है ना वो होता है। मान लो ये किनारा है, तो अब ये किनारे को काटती हुई उसके साथ अपने साथ ये बहा करके लेकर के आ जाएगी। तो इसका परिणाम क्या होता है कि गंभीर खड्ड यहाँ पे निर्मित हो जाते हैं, वी आकार की घाटी और जलप्रपात आदि भूरूप तैयार होते हैं। किसके कारण, नदी के खनन कार्य के कारण, क्योंकि ये तोड़ती फूटती आ रही है, काफी तेज है। तो यहाँ पे इसकी जो जमीन होगी ना, इसके कंकड़ पत्थर सबको बहाती हुई लेकर के आ जाएगी, यहाँ पे ला करके जमा कर देगी, समझ रहे हो। तो गंभीर खड्ड जो है वो निर्मित होता है। देखो गंभीर खड्ड ऐसा होता है, पानी का बहाव काफी तेज था, है ना, ऐसे उतर रही थी, तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो भी कंकड़ पत्थर आ रहे थे सबको बहा बहा करके लेकर के ये आगे चले गए अपने साथ। तो ये गंभीर खड्ड निर्मित होता है। और क्या बोला था इसमें कि वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, देखते रहना हर चित्र में। हाँ ये देखो वी आकार की घाटी मिल जाएगी, नदी बहते बहते आ रही है, तो जो भी बीच में कंकड़ पत्थर पड़ेंगे सबको अपने साथ बहा करके लेकर के जाएंगी। तो इस प्रकार से वी आकार की, वी शेप में देख रहे हो, वी शेप में है ना, यहाँ से यहाँ वी आकार की घाटी निर्मित हो जाती है। जलप्रपात, जलप्रपात मैं आपको दिखाती हूँ, वाटरफॉल, वाटरफॉल यहाँ पे नहीं दिया है क्या। जलप्रपात हम देखते हैं ना, झरना, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ों से नदी बहती हुई आ रही है, आपको मैं बताती हूँ, समझा देती हूँ जलप्रपात कैसे बनता है। देखो जैसे अब जो नदी है वो बह रही है, अब यहाँ पर इस प्रकार से है, मान लीजिए यहाँ पर कैसी चट्टाने हैं, यहाँ पे ये चट्टाने हैं, क्या हार्ड को क्या कहते हैं, सॉलिड है, मतलब हार्ड, हार्ड मतलब कठोर है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे कठोर चट्टान है, यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट यानी कि मृदु चट्टान है, ठीक है, सॉफ्ट चट्टान है। अब क्या हुआ, पानी बहते बहते आ रहा है, पानी ऐसे ऐसे करके बह रहा है, बहते 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 आ रहा है। अब ये जो कठोर चट्टान है उसको तो पानी तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन ये जो मृदु चट्टान है जो थोड़ी सी सॉफ्ट है ना, तो उसको पानी धीरे धीरे करके, जब बार बार ऐसे करके बहेगा तो धीरे धीरे इसको तोड़ेगा, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होगा कि ये जो मृदु चट्टान है ना भैया, ये टूट करके यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, ये नीचे चली जाएगी चट्टान। फिर ये जो पानी का बहाव है, पहले वो यहाँ से यहाँ पे बह रहा था, लेकिन वो कोमल चट्टान हटने की वजह से वो ऐसे ऐसे करके बहेगा, है ना, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो ये जो पानी है पहाड़ों से देखो ऐसे बह रहा है कठोर चट्टानों से, तो इसी को हम क्या कहते हैं, झरना यानी कि जलप्रपात कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, जलप्रपात कहा जाता है। तो नदी ये भी काम करती है, यहाँ पे खनन कार्य ही तो हुआ ना, एक प्रकार से देखा जाए तो पत्थर को ही तोड़ दिया, तो इस प्रकार से ये जो जलप्रपात है वो निर्मित होता है, ठीक। चलो तो ये बात समझ में आ गई। फिर अब हम देखेंगे नदी का वहन और निक्षेपण कार्य। अब नदी किस प्रकार से वहन करती है, खनन कार्य तो हमने समझ लिया, कैसे वो तोड़ फोड़ मचाती है, देख रहे हो। फिर अब निक्षेपण कार्य कैसे होता है, वहन कार्य कैसे होता है, इसको जरा हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, नदी पर्वतीय प्रदेश से कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती है, बिल्कुल सही बात है। जो नदी है, आप सोचिए ना कि आप ना ये ग्लास में पानी भर लो, ठीक है, अब ग्लास में पानी भर करके क्या करोगे, अपने टेबल पे या फिर कहीं भी जमीन पे भी डालना, तो क्या होगा, जिधर उसको ढलान मिलेगा पानी उधर ही जाएगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि नदी हमेशा कैसे बहती है, वो ढलान वाले प्रदेश से
मतलब नीचे कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती है। पर्वत तलहटी ढलान में बदलाव के कारण इस स्थान पर नदी में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है। त्रिभुजाकार क्षेत्र डेल्टा में होने वाले इस निक्षेपण से पंखाकृति मैदान तैयार होती है। कहने का मतलब क्या है, देखो अब नदी जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही बहेगी, है ना। तो जो पर्वत तलहटी है, पर्वत की जो मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है। अब पर्वत की जो तलहटी होती है यानी जो नीचे वाला हिस्सा होता है, बराबर, तो उसमें बदलाव के कारण क्या होता है, जैसे देखो ये हमारा पर्वत है, ये इसकी तलहटी है, नदी अब ऐसे इंजॉय करती हुई आ रही है बहती हुई आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी तलहटी आ गई, तो जब ये यहाँ से आ रही थी तो सारी चीजों को अपने साथ बहाते हुए लेकर के आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर ढलान काफी ज्यादा थी। फिर क्या हुआ, फिर आकर के इसको थोड़ा समतल एरिया मिल गया, थोड़ा कम ढलान मिला, तो ये क्या करेगा, अपने द्वारा लाई गई चीजों का यहाँ पे निक्षेपण कर देगा, मतलब इसको छोड़ते हुए जाएगा, डिपोजिट कर देगा। फिर ये जो नदी है वो अपना धीरे धीरे करके गाना गाती हुई वो आगे बढ़ेगी, है ना। तो क्या होता है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है कि नदी के द्वारा जो बहा करके लाई गई मिट्टी होती है उसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का क्या हो जाता है, यहाँ पे निक्षेपण हो जाता है, राइट। और इस प्रकार से ये जो पंखाकृति मैदान है ना प्यारे बच्चों, वो तैयार होती है। पंखाकृति मैदान में आपको दिखाऊं, पंख जैसा, ठीक है, ये देखो ये है पंखाकृति मैदान, देख रहे हो। पहले के जो आप बोलेंगे पंखा मतलब ऐसा पंखा नाचने वाला, वैसा पंखा नहीं, जो ऐसे पंखा डुलाने वाला होता है ना, हवा डुलाने वाला। मान लीजिए जब लाइट नहीं रहती, तो अब तो खैर सबके घर में इन्वर्टर आ चुका है तो वो पंखा देखने मिलता नहीं है, पर गांव में आज भी आप देखेंगे तो, या फिर आपने टीवी में देखा होगा, राजा महाराजा लोगों का पंखा ऐसे ही हुआ करता था, देख रहे हो, ऐसे, है ना। और फिर यहाँ पे एक डंडी, अब फिर राजा जी बैठे रहेंगे और यहाँ पे सेवक लोग उनको हवा डुलाते रहते थे, तो ऐसा पंख, है ना। तो ये पंखाकृति जो मैदान है वो तैयार होती है। पानी इधर से आ रहा है, ठीक है, अब आ रहा है तेजी से, फिर अपने साथ जो मिट्टी बहा करके लाया है वो यहाँ पे छोड़ जमा करते हुए जाएगा, क्योंकि अब ढलान कम हो चुकी है। तो ऐसे करके जो मिट्टी है ना वो पंखाकृति जैसी आकृति यहाँ पे बनी हुई आपको दिखाई देगी। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो नदियां है ना वो उनके, देखो इसकी दिशाएं भी बदल रही है, देख रहे हो, ठीक। तो ये होता है पंखाकृति मैदान। कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, मंद ढलानों के कारण नदी की गति कैसी होती है, कम होती है, और नदी की वहन क्षमता कम होने से वह मंद गति से बहने लगती है। यानी कि जब ढलान कम होगी तो नदी की जो गति है वो भी कम हो जाएगी, और नदी की गति कम होने से वो धीरे धीरे करके बहने लगती है। छोटी छोटी रुकावटों से भी मुड़ते हुए नदी का प्रवाह क्या होता है, आगे जाता है, ठीक है। फिर समुद्र के पास पहुंचने तक पाट अधिक चौड़ा होता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब नदी बह रही है, ठीक है, तो समुद्र के पास तक पहुंचने तक क्या होता है, उसका जो पार्ट है, मतलब जिसपे नदी बह रही है ना, तो वो कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और उसकी गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्योंकि पहले देखो अब उसका जो ढलान है वो अब कम हो रहा है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। जब कम होगा तो नदी की गति धीमी हो जाएगी, है ना। तो नदी की जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसके पात्र में और किनारे प्रदेशों में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। और नदी में स्थित जलोढ़ के संचयन के लिए नदी की लंबाई, जल की मात्रा, नदी के जलोढ़ की मात्रा और भूपटल एवं नदी ढलान आदि घटक आवश्यक होते हैं। इस प्रकार जलोढ़ का संचयन होने से नदी पात्र के आसपास बाढ़ तट, बाढ़ मैदान, त्रिभुज यानी कि डेल्टा प्रदेश आदि भूरूप तैयार होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, अच्छे से ये डायग्राम के माध्यम से। बाढ़ तट, बाढ़ का मैदान, ठीक है। देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा नदी का पार्ट है। अब मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो नदी का पार्ट मतलब जहां से ये नदी बहती हुई आ रही है, ये आपका नदी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अब मान लीजिए बाढ़ का, देखो बाढ़ का मैदान कैसे निर्मित होता है, जैसे मान लीजिए बारिश का सीजन आया, बारिश के सीजन में बाढ़ आने के खतरे होते हैं, तो पानी जो है नदी का वो काफी ज्यादा बढ़ गया, तो नदी का जो पानी है ना वो पूरा दूर दूर तक फैल जाएगा। मान लीजिए इधर से इतना और इधर से इतना, इस प्रकार से जो नदी का पानी है वो फैल चुका है, देख रहे हैं आप सभी लोग, पानी पूरा यहाँ तक फैल जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, ये हमारा रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम में होगा। फिर गर्मी का सीजन आएगा तो पानी जो है वो फिर से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, बस वो इतने में बहने लगेगा। और जब ये बाढ़ वाला मौसम आएगा तो पानी जो है कि यहाँ तक, इस प्रकार से ये पूरा बहने लगेगा पानी, मतलब इसकी जो मोटाई है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो नदी का पार्ट हो गया। फिर जहां तक ये पानी फैल रहा है बाढ़ के टाइम पे, तो उस मैदान को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बाढ़ का मैदान कहते हैं। बाढ़ का मैदान ऐसे ही तो निर्मित होता है कि नदी बहती हुई आ रही है, अब बाढ़ का मौसम आ गया तो पानी जो है ये यहाँ तक गया, ठीक है। अब पानी अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह भी लेकर के आता है, तो कुछ को यहाँ पे छोड़ देगा, फिर उसके बाद ये अपनी मेन स्ट्रिप में चला जाएगा। तो फिर से क्या होगा, देखो ये बाढ़ का मैदान यहाँ पे निर्मित हो जाएगा। अब ये जो बाढ़ तट है ना, ये कैसे निर्मित होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पानी पहले पूरा फैला हुआ था, फिर धीरे धीरे करके जब
गर्मी का सीजन आएगा तो ये फिर ये सिकुड़ेगा ना, थोड़ा कम होगा। तो जब ये कम होता है ना तो क्या करते हैं, अपने किनारों पर, देख रहे हैं आप सभी लोग, अपने किनारों पर, क्योंकि नदी में क्या होता है, सेडिमेंट्स यानी छोटे छोटे जड़ोल मिट्टी होती है ना, तो वो अपने नदियों अपने तटों पर उसको जमा कर देता है इस प्रकार से। तो इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बाढ़ तट कहते हैं। यानी बाढ़ के बाद ये यहाँ पे तट बन जाते हैं, समझ रहे हो आप सभी लोग। तो ये होता है बाढ़ का तट। तो इस प्रकार से ये नदी में पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो नदी के आसपास बाढ़ तट और बाढ़ मैदान और त्रिभुजाकार जो डेल्टा है वो भी यहाँ पे निर्मित होता है। त्रिभुजाकार डेल्टा मैं आपको दिखा दूं कैसा है। देखो बच्चों, ये होता है हमारा डेल्टा प्रदेश। देख रहे हैं आप सभी लोग, देखो होगा कैसे, आप ध्यान से देखना। ये हमारा पूरा समुद्र है, क्या है भाई, ये हमारा महासागर है, ठीक है। तो अब जो नदी है वो देखिए, वो यहाँ पे बहती हुई आ रही है, ऐसे करके नदी जो है वो बहती हुई आ रही है। तो यहाँ जब समुद्र में नदी मिलने वाली होती है ना, तो इसका जो ये होता है, क्या कहते हैं, इसकी जो गति है वो काफी धीमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सपाट एरिया है। अब यहाँ पे कोई ढलान तो है नहीं, अब ये सागर में मिलने वाली है, तो क्या हो गया, इसका जो मंद गति से हो जाती है। आप सोचो ना, जब मंद गति का पानी रहेगा, आप देखना पूरा आपका फर्श कैसा है, पूरा सपाट होता है ना, तो आप उसके ऊपर पानी डाल करके देखिएगा। तो जब आप उसके ऊपर पानी डालेंगे, आप देखेंगे कि जो पानी है ना वो एक साथ पूरा एक जगह नहीं बहेगा, कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी उधर जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे फर्श के ऊपर हो रहा है, वैसे यहाँ पर भी, क्योंकि अब ये सपाट एरिया है, पूरा प्लेन है, तो जब पानी यहाँ पे पहुंचा तो नदी क्या करेगी, अब ना अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटरी बनाएगी इस प्रकार से, ठीक है। नदी जो है वो पानी कहीं इधर बह के जाएगा, कहीं उधर बह करके जाएगा, और इस प्रकार से क्या होता है, पानी बह रहा है तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेकर के आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ना वो डेल्टा, त्रिभुजाकार डेल्टा जो है, देखो यहाँ पे डेल्टा के प्रदेश बनेंगे, डेल्टा के प्रदेश बनेंगे, और फिर इस प्रकार से जो पानी है वो जाकर के हमारे महासागर में मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो ये होता है प्यारे बच्चों हमारे नदी के बारे में कि नदी कौन कौन से भूरूप बनाती है। तो ये तो हमने देख लिया, बाढ़ का मैदान, बाढ़ का तट, नदी का पाट कैसे बनता है, और ये डेल्टा कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, सारी चीजें हमने देख ली। पंखाकृति मैदान, ये देखो ये क्या है, बाढ़ तट और बाढ़ के मैदान, देख रहे हो, ये बाढ़ का तट है, फिर बाढ़ के मैदान, ये देखो जब बाढ़ आएगी ना, पूरा पानी जो है वो पूरा फैल जाएगा, ठीक है। और क्या देखना है आप सभी लोगों को, और तो मैंने दिखाई दिया, वी आकार की घाटी ऐसी होती है, ये डेल्टा प्रदेश है। तो देख रहे हो चित्रों के माध्यम से आपको कितना अच्छा यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि किसी भी चीज को लेकर के आपको कंफ्यूजन ना रहे कि वो दिखता कैसा है ना, क्योंकि आप इसमें देख करके खुद ही समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलो, नदी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पहला कारक हमने समझ लिया है कि इसकी वजह से कौन कौन से भूरूप हमारे अर्थ के सरफेस पे निर्मित होते हैं, हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हिमानी है ना, हिमानी के कार्य एवं भूरूप समझेंगे कि इसकी मदद से क्षरण कैसे होता है, वहन कैसे होता है, और निक्षेपण कैसे होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो अगला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते।